हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में पीटीएसडी क्या है, उसके लक्षण और टाइप्स की चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीटीएसडी के उस ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक नई तकनीक है और जिसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उससे पहले थोड़ी चर्चा पीटीएसडी के बारे में ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि अतीत में होने वाले किसी आघात या हादसा को जब व्यक्ति सपने में या जगह में महसूस करने लगे और इस वजह से उसके सामाजिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगे, धीरे धीरे उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा के लक्षण उभरने लगे, तो इसे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पीटीएसडी किसी भी उम्र में हो सकता है और पीटीएसडी पुरुषों की अपेक्षा औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों में पीटीएसडी का मुख्य कारण सैन्य युद्ध, शारीरिक शोषण, बचपन की उपेक्षा या अन्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होता है, तो स्त्रियों में इसका मुख्य कारण सेक्सुअल मोलेस्टेशन, बलात्कार की घटना, शारीरिक हमले और बचपन का शारीरिक शोषण होता है। किसी भी हादसे का सामना अनगिनत लोग करते हैं, किंतु हर कोई तो पीटीएसडी से ग्रसित नहीं होता। कोई व्यक्ति पीटीएसडी से ग्रसित है कि नहीं, इसके लिए उस व्यक्ति में कम से कम 1 महीने के लिए इन 4 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, पहले हुए हादसा को कम से कम एक बार सपने में या जगह में फिर से अनुभव करना। नंबर 2, वैसी बातों या वैसे सिचुएशन को बार बार अवॉइड करना जो अतीत की घटनाओं की याद दिलाते हों। नंबर 3, कहीं कुछ हो न जाए इस डर से अत्यधिक जागरूक रहना। और नंबर 4, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा घबराना और ज़्यादा उत्तेजित होना। बच्चों में पीटीएसडी चाइल्डहुड एमनेशिया, नाइटमेयर्स और फ्लैशबैक के रूप में देखने को मिलता है। पीटीएसडी से ग्रसित बच्चे हादसा से संबंधित बुरे सपने देखकर डर जाते हैं। कभी कभी तो वे जगह में भी उन घटनाओं को याद करके डर जाते हैं। यदि स्कूल में बुलिंग के शिकार होते हैं तो स्कूल जाने से पहले कोई ना कोई बहाना ढूंढकर स्कूल जाने से बचना चाहते हैं। कभी वे पेट दर्द की शिकायत करते हैं तो कभी सिर दर्द की, और जब इनसे बात नहीं बनती तो सर घूमने या चक्कर की भी शिकायत करते हैं। दोस्तों, हादसा से डर किसे नहीं लगता, किंतु जिन व्यक्तियों का विल पावर स्ट्रांग होता है, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, समय बीतने के साथ साथ पहले की तरह अनुभव करने लगते हैं और धीरे धीरे हादसा की बातें भूलने लगते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिनों या महीनों के बाद भी उस हादसे को भूल नहीं पाते और उसका असर उनके दैनिक जीवन के कामों पर दिखने लगता है। इसी आधार पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को 5 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। नंबर 2, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। नंबर 3, अनकॉम्प्लिकेटेड पीटीएसडी। नंबर 4, कोमॉर्बिड पीटीएसडी। नंबर 5, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड पीटीएसडी। पीटीएसडी के इन 5 प्रकारों की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए अब मैं पीटीएसडी के ट्रीटमेंट की चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो व्यक्ति पीटीएसडी से ग्रसित हो जाते हैं, उनके सोचने के तौर तरीके बदल जाते हैं। वे ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं। वे जानते हैं कि उनकी सोच गलत है, फिर भी वे उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनमें नींद की कमी, कामों में मन नहीं लगना, अकेले रहना, बेवजह का डरना और उदास रहना देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले तो उन्हें सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके बताने चाहिए, जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, कॉग्निटिव थेरापी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पीटीएसडी से ग्रसित लोगों पर जो साइकोथेरापी कारगर सिद्ध होते हैं वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, कॉग्निटिव थेरापी। कॉग्निटिव थेरापी साइकोथेरापी का एक शॉर्ट फॉर्म है जो इस धारणा पर आधारित है कि आप जिन चीज़ों के प्रति जैसी सोच रखते हैं, भावनात्मक रूप से उन चीज़ों के साथ वैसा ही महसूस करते हैं। कॉग्निटिव थेरापी के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक चिकित्सक व्यक्ति के अतीत के बदले वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके उनका इलाज करते हैं। कॉग्निटिव थेरापी के अंतर्गत चिकित्सक को मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे लक्षणों का पता लगाकर समस्या का समाधान करना, व्यक्ति में स्किल्स एंड कॉपिंग स्ट्रेटेजी को बढ़ाना,
ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर वे उसका सामना प्रभावशाली ढंग से कर सके और व्यक्ति को उनके मन में बैठे गलत सोच और धारणाओं के प्रति जागरूक करना, ताकि वह फिर से वैसी परिस्थिति आने पर पुनः बीमारी से ग्रसित न हो जाए। नंबर 2, एक्सपोजर थेरापी। पीटीएसडी से ग्रसित व्यक्ति के इलाज में एक्सपोजर थेरापी मुख्य भूमिका निभाती है। ऐसे व्यक्ति नींद में बुरे सपने देखकर डर जाते हैं, फिर दोबारा नींद आने में उन्हें परेशानी होती है। कुछ व्यक्ति तो जगह में भी उन घटनाओं की याद करके डर जाते हैं जो कभी अतीत में उनके साथ हुआ रहता है। एक्सपोजर थेरापी में चिकित्सक एक सुरक्षित वातावरण में व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने और अतीत की दर्दनाक अनुभवों के विषय में वर्णन करने के लिए प्रेरित करता है। इस विधि द्वारा चिकित्सा में दर्दनाक यादों के साथ व्यक्ति का सामना एक सुरक्षित वातावरण में तब तक कराया जाता है जब तक उसकी चिंता उस दर्दनाक हादसा को लेकर कम नहीं हो जाती। इसके लिए व्यक्ति को अलग अलग सेशंस लेने पड़ते हैं। नंबर 3, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग थेरापी। इसे EMDR थेरापी भी कह सकते हैं। EMDR थेरापी मनोचिकित्सा की एक नई तकनीक है जिसे F. शैपिरो ने 1989 में PTSD से ग्रसित व्यक्तियों के लिए डेवलप किया। इसका प्रयोग अन्य मानसिक अवस्थाओं जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक डिसऑर्डर में भी लाभदायक साबित होता है। PTSD के लिए इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। EMDR थेरापी का सेशन 60 से 90 मिनट का होता है। PTSD से ग्रसित व्यक्तियों पर इसका सक्सेस रेट लगभग 80% है। EMDR थेरापी के 8 फेज़ होते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री टेकिंग। EMDR थेरापी में सबसे पहले चिकित्सक को अपने क्लाइंट की डिटेल केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जिसमें मुख्य रूप से अतीत के दर्दनाक हादसों के बारे में पता लगाया जाता है। उस हादसा को लेकर वह कब से ज़्यादा परेशान रहने लगा। इससे चिकित्सक को इस बात का संकेत मिलता है कि उसकी चिकित्सा किस स्टेज से शुरू करनी चाहिए। नंबर 2, क्लाइंट प्रिपरेशन। चिकित्सक अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या मेडिटेशन करने का सुझाव देता है, ताकि थेरापी सेशन के बाद यदि किसी तरह का तनाव हो तो व्यक्ति स्वयं उसका सामना कर सके। नंबर 3, असेसमेंट। EMDR थेरापी के साथ साथ असेसमेंट की भी प्रक्रिया चलती रहती है। यह EMDR थेरापी का तीसरा फेज है। इसके अंतर्गत चिकित्सक क्लाइंट के उन यादों को एक्टिवेट करता है जिसे वह उस सेशन के लिए टारगेट किए रहता है। नंबर 4, डिसेंसिटाइजेशन। ड्यूरिंग डिसेंसिटाइजेशन क्लाइंट को एक तरफ अपने उन भयावह हादसा से संबंधित यादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है, साथ ही उसे आई मूवमेंट द्वारा चिकित्सक द्वारा दिए जा रहे बाइलेटरल सेंसरी इनपुट पर भी ध्यान देना होता है। इसके अंतर्गत चिकित्सक अपनी एक उंगली को राइट और लेफ़्ट करता है, धीरे धीरे उंगली को राइट लेफ़्ट करने की गति भी बढ़ा देता है और क्लाइंट को अपनी आँखों से उतनी ही गति से चिकित्सक की उंगली को ट्रैक करना होता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सक हाथों को थपथपाकर उससे उत्पन्न होने वाले आवाज़ पर या हेडफोन की सहायता से ऑडियो क्लिप सुनाकर क्लाइंट को उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोल सकता है। नंबर 5, इंस्टॉलेशन। 5वें फेज़ के रूप में इंस्टॉलेशन आता है। क्लाइंट के मस्तिष्क में जो भी निगेटिव मेमोरीज और इमोशन होते हैं वे रैपिड आई मूवमेंट की वजह से अनलॉक हो जाते हैं और इससे मस्तिष्क को भी उन अनुभवों को सफलतापूर्वक समझने में मदद मिलती है। नंबर 6, बॉडी स्कैन। EMDR का छठा फेज़ बॉडी स्कैन का है, जिसमें क्लाइंट को घटना के बारे में सोचने और सकारात्मक अनुभूति के बारे में सोचते हुए अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया का निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की दैहिक संकट की पहचान करने के लिए कहा जाता है। यदि क्लाइंट किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट करता है तो EMDR चिकित्सक उसे दूर करता है। नंबर 7, क्लोजर। क्लोजर EMDR थेरापी का 7वां फेज़ है। इसमें चिकित्सक इस बात का सुनिश्चित करता है कि थेरापी सेशन के शुरू में क्लाइंट जैसा महसूस करता था, सेशन के अंत में उससे अच्छा महसूस कर रहा है या नहीं। यदि एक सेशन में टारगेट किए गए दर्दनाक हादसा से संबंधित यादों को
कमज़ोर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चिकित्सक संतुलन बनाए रखने के लिए क्लाइंट को रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो कोविड-19 एंड इट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में किया है। उसे देखकर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8, रीइवैल्यूएशन। रीइवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन। इसके दौरान चिकित्सक क्लाइंट की वर्तमान मनोवैज्ञानिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। पूर्व में हुए थेरेपी सेशन का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अभी भी उसके मस्तिष्क में किसी तरह की यादें उसे परेशान कर रही है? इस प्रकार चिकित्सक क्लाइंट के साथ मिलकर आगे का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो दोस्तों, EMDR थेरेपी PTSD से ग्रसित व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होता है। हालांकि इस संबंध में विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है। किसी ने इसे न्यूरोसाइंस कहा है तो किसी ने इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के समान ही महत्वपूर्ण माना है। न्यूयॉर्क के EMDR थेरापिस्ट विलियम जैंगविल ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि यह व्यक्ति के दर्दनाक यादों को पूरी तरह से तो नहीं मिटाता, पर उसकी जड़ों को कमज़ोर जरूर कर देता है, जिससे व्यक्ति सुखी जीवन जीना सीख लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना कमेंट अवश्य दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।